सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम इंटेलिजेंस को पढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस यूनिट थर्ड, जो बीएड पेपर सेकंड की थर्ड यूनिट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है, जो रिपीटेडली पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और इस बार आ भी सकते हैं। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टुडे। ये क्वेश्चंस भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स कैरी करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इंटेलिजेंस के। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी इंटेलिजेंस की वो पढ़ी है, लेकिन अब हम दोबारा देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस जो है हमें एब्स्ट्रैक्टली यानी कि थिंकिंग में ही थिंकिंग अबाउट आइडियाज, सिंबल्स, सिर्फ फिजिकल थिंग्स के बारे में नहीं, कुछ भी क्रिएशंस हमारे दिमाग की, इट इज़ द थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि बिना कुछ कॉपी पेन उठाए सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में ही सोच लेना। किसी भी नई सिचुएशन में एडजस्ट होना, किसी भी नई प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल करना, मेंटल एडेप्टेबिलिटी को किसी भी नई तरीके की सिचुएशन में फ्लेक्सिबली थिंक करना, इस चीज़ की एबिलिटी भी हमें कौन देता है? इंटेलिजेंस देती है। किसी भी डाइवर्स सिचुएशन को रिलेट कर पाना, ये भी क्या है? इंटेलिजेंस है। किसी भी नई कैपेसिटी को या फिर किसी भी नई स्किल को एक्वायर करना, इट इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस के साथ बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसको हम अपने अकॉर्डिंगली और पढ़ाई करके और चीज़ें को अच्छे से मेंटेन करके हम इसको और अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इंटेलिजेंस एक कंसंट्रेशन है पूरी की पूरी एनर्जी का और पूरी की पूरी ग्लोबल कैपेसिटी का। रेजिस्टेंस टू इमोशनल फोर्सेस, हमें इंटेलिजेंस, जब हम कुछ भी चीज़ें थिंक कर रहे हो तो हमें इमोशनल फोर्सेस को जो है स्टॉप करना चाहिए। हमें अपनी इमोशंस को जो है आगे नहीं आने देना चाहिए। इनबॉर्न कैपेसिटी है इंटेलिजेंस एक, जो हमें सही जगह पे सही चीज़ को परसीव करने में हेल्प करती है। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो डिफरेंट थिंग्स के बीच में हमें रिलेशंस को फाइंड आउट या फिर ड्रॉ आउट करने में हेल्प करती है। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कराती है और उसको आगे फ्यूचर में जब हम उसी सेम चीज़ से या फिर उसकी मिलती जुलती चीज़ से डील करते हैं तो वो हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद दिलाती है और हम उससे और अच्छे से डील कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस और बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। सो और भी बहुत सारी है, इसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ भी लिया था लॉन्ग क्वेश्चन में। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से एग्जाम्पल पे चलते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मिला अपने एग्जामिनेशन में, लेकिन उसने टॉपिक पढ़ा हुआ था, वो शांत बैठी, उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया और सोचना शुरू किया, पास्ट नॉलेज से उसको कनेक्ट करना शुरू किया, यानी कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लॉजिकली उसने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि दिमाग में ही सोचना शुरू किया कि इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, और उसको प्रॉब्लम को टैकल कर लिया, सॉल्व कर लिया। सो ये इंटेलिजेंस दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है एक ही बार में कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस हमने एक ही बार में यूज़ की है पेपर में बैठ के। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है? सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसको लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल का कंपैरिजन, किसने टेस्ट किया? इंडिविजुअल टेस्ट मतलब किस पे टेस्ट किया जा सकता है? एक पर्सन पे एक ही टाइम पे। ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे पर्सन्स का एक साथ कर सकते हैं हम टेस्ट। जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो यंग चिल्ड्रंस के की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन है उनको हम ग्रुप में टेस्ट नहीं कर सकते। जो ग्रुप टेस्ट है उसको हम एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो क्लिनिकल सेटिंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, और जो ग्रुप टेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम एडल्ट के साथ में एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ बातचीत करते हैं तब ग्रुप टेस्ट ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। इंडिविजुअल जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसके अंदर एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, जबकि जो ग्रुप टेस्ट है वो कम एक्सपेंसिव है और मशीन्स से जो है वो अच्छे खासा स्कोर कर देता है। नेक्स्ट है बाइनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बैकग्राउंड और पर्पस क्या था बाइनेट टेस्ट का? तो एल्फर्ड बाइनेट बिलीव करते थे प्रैक्टिकल पर्पसेस में ये पॉसिबल नहीं था
कि हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को जो है एनालाइज, छोटे छोटे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम पता कर लें। इंस्टेड उन्होंने एक जर्नल एबिलिटी टेस्ट निकाला इसके एंड रिजल्ट के लिए, एंड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। और उनका जो टेस्ट था वो 3 थिंग्स पे जो है फोकस था। पहली कि जो इंसान है उसकी इंटेलिजेंस हो, एक उनके अंदर एक एबिलिटी हो कि वो करेक्ट जजमेंट कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को खुद टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए, और अपने जो वर्ड्स हैं और जो रिटन मटेरियल है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। बायनेट साइमन टेस्ट क्या है? वर्क साइमन के साथ काम करते करते बायनेट ने एक फर्स्ट क्रूड मेजर ऑफ जर्नल एबिलिटी को प्रोड्यूस किया, और ये 30 टाइम जिसके अंदर थे 30 टाइम्स क्वेश्चन जो इजी टू हार्ड वे में जो है अरेंज किए गए थे। उन्होंने 50 चिल्ड्रंस के ऊपर जो है इसको ट्राई किया और प्रोविंशियल नॉर्म को इस्टेब्लिश कर दिया। स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट, इसमें 6 टेस्ट होते थे, एक अल्टरनेट होता था अलग अलग एज लेवल पे। 4 लेवल ऑफ एडल्ट परफॉर्मेंस होती थी। इसमें आइटम्स जो है सेलेक्ट किए जाते थे 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कि एक तो फेस वैलिडिटी, एक एज कोरिलेशन, एक होमोजेनिटी। फेस वैलिडिटी में क्या था कि हर एक आइटम जो है वो सेलेक्ट किया जाता था, उसकी फेस को देख के हम उसको सेलेक्ट करते थे और उसकी इंटेलिजेंट को मेज़र करते थे। सेकंड चीज़ है एज कोरिलेशन, जो हर एक आइटम था उसको रिटेन करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से हम उसको हाईली कोरिलेट करते, और जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाते। होमोजेनिटी, हर एक आइटम टोटल टेस्ट के साथ कोरिलेटेड हो और ये बिल्कुल फिट हो और अदर आइटम्स की तरह। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई नो थोड़ा समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल से देखते हैं। एक 7 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 7। उसने लिया बायनेट टेस्ट। उसने हर एक आंसर को हर एक जो आंसर क्वेश्चन है उसको डिज़ाइन किया 9 ईयर ओल्ड मेंटल एज के अकॉर्डिंग। उसका जो IQ हुआ वो क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। 9/7 इंटू 100, जिसका उन IQ क्या आया निकल के 128। शी इज़ अ सुपीरियर चाइल्ड। तो जो बायनेट टेस्ट है वो किसी भी सब्जेक्टिविटी, विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी के ही रिवील हो गया। अकॉर्डिंग टू गैरेट, IQ को क्लासीफाई कीजिए। तो IQ क्या है? IQ का मतलब है, फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये जो आइडिया है सबसे पहले यूज़ हुआ 1916 में स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट में। IQ वो रेशो है बिटवीन एक पर्सन की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के डिवाइडेड बिटवीन में। IQ का फॉर्मूला क्या हुआ, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगर IQ का स्कोर 140 है या उससे अबव है तो जो उसका IQ होगा वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा, वो आएगा 1.5 पॉपुलेशन के अंतर्गत। सिंपल मीनिंग वो वेरी हद से ज़्यादा जीनियस होगा या फिर एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड होगा या फिर एडल्ट होगा, जो भी है। अगर IQ आया 120 से 139 के बीच में तो ही और शी इज सुपीरियर, और वो आएगा 11% ऑफ पॉपुलेशन में, वेरी इंटेलिजेंट टॉप परफॉर्मर्स में। अगर IQ आया 1110 से 119 के बीच में तो ब्राइट, 18% पॉपुलेशन के बीच में आता है। अबव एवरेज यानी कि एवरेज से थोड़ा ऊपर, और क्विक लर्नर। 90 to 109 अगर IQ आता है तो नॉर्मल और एवरेज, वो आएगा पॉपुलेशन के 48% के अंदर। जो मोस्टली पीपल होते हैं वो यहाँ पे फॉल हो जाते हैं, और जो उनकी एबिलिटी होती है वो स्टैंडर्ड होती है थोड़ी सी। अगर 80 to 89 आया तो यानी कि वो डल नॉर्मल है, यानी कि 14%, यानी कि बस एवरेज से थोड़ा स्लाइटली नीचे, थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की उसको ज़रूरत है। 70 से 79 आया तो बहुत ज़्यादा डल, 5% पॉपुलेशन के अंतर्गत वो आते हैं, और सिग्निफिकेंटली वो बिलो एवरेज ही होते हैं, स्लाइटली नहीं, बिलो एवरेज। अगर 0 to 69 आया तो ही और शी इज़ अ फेबल माइंडेड पर्सन, और विच कम्स इन 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन, और इनको थोड़ी सी स्पेशल केयर की और स्पेशल सुपरविजन की ज़रूरत है। जैसे कि सीमा की एज जो है वो है 10,
और उसकी जो क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो है 12। सो 12/10 किया, कितना आया 120, यानी कि वो सुपीरियर है। राजू का भी ऐसे ही निकाला ये सब। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। IQ और सक्सेस इन स्कूल वर्क के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को बताइए। सो IQ का एक डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है सक्सेस का, जो स्कूल वर्क में मिलती है हमें। रिसर्च बताती है, शो करती है कि जो स्टूडेंट है हायर IQ के साथ में वो बेटर अकेडमिकली बेटर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप ये रहा, अगर किसी का IQ 140 प्लस है तो ही इज़ वेरी सुपीरियर और वो एक्सेप्शनल परफॉर्मर होगा, ग्रेड्स को स्किप कर सकता है और जो टॉपर होगा हर एक सब्जेक्ट का। अगर 120 तो 139 हुआ तो ही इज़ अ सुपीरियर, ही और शी, और उसके जो मार्क्स है वो कॉन्स्टेंटली हाई आएंगे और जो कंसेप्ट है उसको वो क्विकली ग्रैब कर लेगा। अगर 110 या फिर 119 के बीच में आया तो ही और शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अबव एवरेज आएगी, यानी कि एवरेज से थोड़ी सी ऊपर, बाकी क्लासमेट से थोड़ा सा जल्दी लर्न कर लेगा वो, यानी कि जो एवरेज वाले बच्चे हैं उनसे थोड़ा जल्दी। 90 to 109 एवरेज नॉर्मल परफॉर्मेंस, और रेगुलर स्टडी के साथ में जो है पास हो जाएगा आराम से। मोस्टली हम तो सारे इसी नॉर्मल परफॉर्मेंस में ही आते हैं। 80 to 89 डल, नॉर्मल अकेडमिक्स में स्ट्रगल करेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प और अटेंशन की उसको ज़रूरत है। 70 to 79 वेरी डल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी उसको लर्न करने में और स्पेशल टीचिंग मेथड की उसकी थोड़ी सी ज़रूरत होगी। बिलो 70 फेबल माइंडेड जो होंगे वो रेगुलर स्कूल में फिट नहीं होंगे, इसलिए उन्हें थोड़ी सी स्पेशल एजुकेशन की जो है ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, IQ सक्सेस को डिफाइन नहीं करता है, सक्सेस को डिफाइन करेगा हार्ड वर्क, मोटिवेशन और एनवायरनमेंट। एक चाइल्ड विद एवरेज IQ लेकिन हाई मोटिवेशन एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म गिफ्टेड एक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो लेजी चाइल्ड होगा, जो IQ टेस्ट है हेल्प टीचर, जो IQ टेस्ट है वो टीचर्स को हेल्प करेगा स्लो लर्नर को जानने का, आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट वो उनको टाइमली हेल्प कर पाए। और जो हाई IQ के जो चिल्ड्रन होंगे, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, उनको भी थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होगी ताकि उनको जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एनरिच किया जाए, एनरोल किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट की क्लास है, 3 स्टूडेंट IQ है अबव 130, हमेशा टॉप करते हैं क्लास में, 20 स्टूडेंट है नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, जो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो IQ है बहुत कम है, हर बार फेल होते हैं, उनको थोड़ी सी इमोशनल और स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये दिखाते हैं कि IQ और स्कूल सक्सेस का क्या रिलेशनशिप है। मेंटलिटी टेस्ट को डिस्कस कीजिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो हर बहुत सी मेंटल एबिलिटीज़ जैसे कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, इन सारी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट से थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इनमें जो टेस्ट है वो स्पेसिफिकली मेंटल एबिलिटीज़ के लिए होता है, ना कि IQ के लिए। एजुकेशनल प्लेसमेंट यूज टू प्लेस, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट क्लास में प्लेस करने के लिए, स्ट्रीम में या फिर किसी भी स्पेशल प्रोग्राम में उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो हायर स्कोर करता है वर्बल एबिलिटी से, लेकिन स्पेटियल एबिलिटी जो है उसकी वो बहुत कम है, सो उसको हम आर्ट स्ट्रीम में रखेंगे रेदर देन इंजीनियरिंग। करियर गाइडेंस हेल्प इंडिविजुअल एंड काउंसलर आइडेंटिफाई द राइट करियर पाथ। करियर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो इंडिविजुअल जो है वो अपना राइट करियर पाथ को चूज़ कर सके, उसकी मेंटल एबिलिटी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है उसकी न्यूमेरिकल रीजनिंग बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो वर्बल एबिलिटी है वो बहुत कम है, सो उसको जाना चाहिए अकाउंटेंसी या स्टैटिक्स की तरफ। थर्ड है क्लिनिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट को डायग्नोज करते हैं, उनकी डिसेबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को और मेंटल हेल्थ कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो चाइल्ड है वो स्ट्रगल कर रहा है स्कूल में मेंटल एबिलिटी टेस्ट देने के लिए, सो रिजल्ट शो करता है कि उसको रीडिंग डिफ़िकल्टी है, कोई लो इंटेलिजेंस की बीमारी नहीं, लेकिन उससे जो है रीड करना ही नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंस तो ठीक है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, रीड करना ही नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। रिसर्च पर्पज है, रिसर्चर्स जो है ऐसे टेस्ट को यूज़ करते हैं कि इंटेलिजेंस जो है कैसे डेवलप हुआ, हाउ इट वेराइज एजेस के चलते ये कैसे अलग अलग होता है, वेरी करता है एजेस के अकॉर्डिंग, और एनवायरनमेंट इसको कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है और मेंटल एबिलिटी को जो है कंपेयर करता है, जो एबिलिटी स्कोर्स को जो है कंपेयर करता है, जो एक तो अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं उनका और एक रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनका, यानी कि गांव वाले बच्चे और शहर वाले बच्चे, एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट करने के लिए भी हमें इन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट को यूज़ करती है ताकि मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट्स जॉब के लिए जो है सेलेक्ट हो पाए। जैसे कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो मेंटल एबिलिटी सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को यूज़ करता है अच्छे कैंडिडेट को निकालने के लिए। आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऐसे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो स्कूल है वो इन टेस्ट को लेता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको एनरिचमेंट की ज़रूरत है और एडवांस एजुकेशन की ज़रूरत है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल ने फाइंड आउट किया जो 5 बच्चे हैं वो टॉप स्कोरिंग है और 1% मेंटल एबिलिटी के अंदर आते हैं, सो उन्होंने उनको एडवांस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जो है एनरोल करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखिए आईक्यू के ऊपर। सो जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस क्वेश्चनेंट का वो सबसे पहले आया 1916 में स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट में। आईक्यू एक न्यूमेरिकल स्कोर है जो हमें बताता है कि एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी क्या है दूसरों से कंपेयर करके, सेम एज के जो बच्चे होंगे उनके साथ में। फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वेश्चनेंट, फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, वो एज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो टेस्ट में शो किया गया है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो एक्चुअल एज है। नॉर्मल आईक्यू 100 होता है, जब एम ए इज इक्वल्स टू सी ए होता है तो जो स्टूडेंट है, जो पर्सन है वो परफेक्टली एवरेज है। हाई आईक्यू 100 से ऊपर होता है, इसका मतलब है कि वो अपने एज ग्रुप से थोड़ा सा आगे है, और लो आईक्यू यानी कि 100 से नीचे यानी कि वो अपनी एज ग्रुप से थोड़ा सा पीछे है। सबसे पहले इसको 1916 स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट में यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, अब आपको देखना है ये। नेक्स्ट है फीबल माइंडेडनेस पे शॉर्ट नोट लिखिए। सो फीबल माइंडेडनेस का मतलब है कि एक सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज का इंटेलिजेंस होना, यानी कि सबसे ज़्यादा लो आईक्यू। इन द वर्ड्स ऑफ वुडवर्थ ने बोला है कि जो फेबल माइंडेड पर्सन जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा डिफिशियंट यानी कि कम होते हैं इंटेलिजेंस में। वो अपने खुद की जो जीवन है उसको बिना किसी के सुपरविज़न के मैनेज नहीं कर सकते। उनके पास जो आईक्यू है या तो वो 69 होगा या फिर 69 से कम होगा, और वो 2.5 ऑफ द पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है इडियट्स की, यानी कि 0 to 25 जो मोस्ट सीवर लेवल है। इडियट्स जो है वो फेबल माइंडेड में भी सबसे कम इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को किसी भी डेंजर से, फिजिकल डेंजर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो एक मूविंग व्हीकल जो रोड पे आ रहा है उसको भी अवॉइड खुद से नहीं कर सकते। वो अपने आप को किसी भी फायर में या फिर गहरे पानी में वो बिना किसी डेंजर को समझे अपने आप ही कूद जाएंगे, यानी कि उनको दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है कि एक सीवरली डिसेबल चाइल्ड है जो 1000 ट्रेनिंग के बाद भी वो अब एक फायर को यानी कि आग को नहीं बता पाया कि, या फिर एक फास्ट व्हीकल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये तेरे को हार्म कर सकते हैं। इसमें दूसरी कैटेगरी आती है इम्बीसिल्स, जो मिडिल लेवल है। इम्बीसिल्स थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं इडियट से, और वो फिजिकल डेंजर्स को जो है अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं लेकिन कुछ भी लिख नहीं सकते।
इनका जो आईक्यू होगा वो होगा 25 to 50। वो कुछ भी यूज़फुल जॉब जो है हैंडल नहीं कर सकते, वेरी फ्यू ऑफ देम, बहुत कम जो है कुछ लिमिटेड यूज़फुल टास्क एक हद से ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद में वो कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन कहे मैं भूखा हूँ और या फिर ये गर्म है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन वो खुद से जो है कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा, अपना खुद का नाम भी वो नहीं लिख सकता। फिर इसी में थर्ड कैटेगरी आती है फेबल माइंडेडनेस में मोरॉन्स की, जिनका आईक्यू होता है 50 to 69। ये हाईएस्ट लेवल है फेबल माइंडेड में। जो मोरॉन्स है वो ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं सारे के सारे फेबल माइंडेड में, और वो अपनी जो खुद की बेसिक नीड्स है कि बिना किसी सुपरविज़न के कर सकते हैं। थोड़े वे अपने सिंपल रूटीन जॉब्स भी जो है अपने आप खुद कर सकते हैं। अपना एक छोटा सा मतलब सुपरविज़न और गाइडेंस, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस और सुपरविज़न के चलते वो अपने लिए कुछ कमा भी सकते हैं। जैसे कि इस चीज़ का एग्जांपल है एक ऐसा पर्सन जो नहा सके, खुद ड्रेसअप हो सके, खुद को खाना खिला सके इंडिपेंडेंटली किसी की भी जॉब के बिना, और या फिर एक सिंपल फैक्ट्री में वर्क कर सके जैसे कि बॉक्स को पैक करना। लेकिन इस चीज़ के लिए भी एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी ताकि वो अपना जो है जॉब करेक्टली कर सकें। अब हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 2 मार्क में आएंगे। इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। टर्मन ने बोला है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी ऑन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी नए कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे ग्रेविटी को हमने समझा, सो एक वर्ड नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इंटेलिजेंस एट वर्क। पीएमए क्या है? पीएमए इज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये एक ऐसी थ्योरी है जो एल थर्स्टन ने दी है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो 7 स्पेसिफिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलके बनी है, जैसे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर एबिलिटी, स्पेटियल एबिलिटी, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्टफुल स्पीड और इंडक्शन या फिर रीजनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ़ोन में 7 ऐप्स है, कैमरा, कैलकुलेटर, क्लॉक, म्यूज़िक, ईटीसी। सिमिलरली ऐसे ही हमारा जो माइंड है उसके पास 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं जो हर पीपल में अलग अलग होती है, कुछ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ में वीक होती है। एसआई मॉडल क्या है इंटेलिजेंस का? सो एसआई स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ये जेपी गुइलफोर्ड ने दिया था। गुइलफोर्ड ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है उसके 120 डिस्टिंक्ट है मेंटल एबिलिटीज़ की, जिसको 3 डायमेंशंस में जो है अरेंज किया गया है, जैसे कि ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन का मतलब है कि हम कैसे सोचते हैं, कंटेंट का मतलब है कि हम किस बारे में सोचते हैं, प्रोडक्ट का मतलब है कि उस सारी चीज़ों से हम क्या आउटपुट निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूबिक का एक क्यूब है, उसमें बहुत सारे स्क्वायर है, लेकिन ऐसे ही सिमिलरली जो गुइलफोर्ड का एसआई मॉडल है उसमें 120 स्मॉल मेंटल एबिलिटीज़ है, हर एक का जो काम है वो यूनिक है और डिफरेंट है। कोई भी 2 फैक्टर इंटेलिजेंस के, जर्नल फैक्टर जो हर एक एक्टिविटीज़ को जो है अफेक्ट करे, और ये पूरा का पूरा किस पे होता है? मेंटल पावर के ऊपर होता है। सेकंड है एस फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो कुछ पर्टिकुलर स्किल और एक्टिविटी को जो है अफेक्ट करे। ये एक 2 फैक्टर थ्योरी है जो स्पीयरमैन ने दी थी। नेक्स्ट है, क्या आईक्यू का फॉर्मूला है? तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले 1916 में यूज़ हुआ इन स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट में ये यूज़ हुआ। मेंटल एज वो जो टेस्ट में शो हुई, और सी ए क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो उस पर्सन की रियल एज है वो। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ आईक्यू बायनेट ने दिया। मेन टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, तो ये सारे ही हैं। पीएमए किसने दिया? एल थर्स्टन ने दिया। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट किसने दिया? गुइलफोर्ड ने दिया। ये 1 वर्ड में आ सकते हैं इसीलिए इसको मैं बता रही हूँ। बाय फैक्टर 2 फैक्टर स्पीयरमैन ने दिया। आईक्यू किससे कंप्यूटेड किया जाता है?
मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के द्वारा। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है इंटेलिजेंस का इंडिया में वो किसने डेवलप किया? सीएम भाटिया। गुइलफोर्ड ने कितने मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताया? 120। और ये BAD और KM फैक्टर किसने दिए? PE वर्मोन ने। स्पीयरमैन ने कौन से फैक्टर दिए इंटेलिजेंस के? जर्नल और स्पेसिफिक।